ओके सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो आज की वीडियो में गाइस हम ड्यू जैट 2015 के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले के 2019, 2018, 2017, 2016 सब सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई। स्टार्ट करते हैं। 2015 में आपके 30 क्वेश्चंस आए थे। वो सारे 30 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में आई वुड ट्राई कि आपको ऐसी कुछ अप्रोच बताई जाए जिससे आपका टाइम मिनिमम लगे उस क्वेश्चन। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 log x बेस 10 प्लस log 100 बेस x इज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 log x अपॉन log 10 प्लस आपका log 100 अपॉन log x। log 100 क्या होता है आपका 2 होता है, log 10 क्या होता है आपका 1 होता है। ये एक तरीके से ये बन जाएगा 2 log x प्लस 2 बाय log x, या फिर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ये बनेगा log x प्लस 1 बाय log x। ठीक है, log x प्लस 1 बाय log x। इस पर्टिकुलर फंक्शन में जब भी आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, अगर मैं log x को मान लेता हूँ, एक बार मैं y पुट कर देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू log x। तो ये वाला जो फंक्शन है ये मेरा क्या बन जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1 बाय वाई। हमेशा याद रखना कि y प्लस 1 बाय वाई, जिसको आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से भी प्रूव कर सकते हैं जब भी आपको दे रखा हो। एक मिनट, y प्लस 1 बाय वाई। इसमें अगर आप ये यूज करेंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, यानी कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू gm, जब भी आप इसमें यूज करेंगे हमेशा आपके पास रिजल्ट आएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 इस पूरे फंक्शन की। इस लॉजिक से 2 इंटू वाई प्लस 1 बाय वाई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2, और y प्लस 1 बाय वाई की वैल्यू 2। आंसर होगा आपका 4, यानी कि इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपकी होगी 4, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये y प्लस 1 बाय वाई वाली चीज आपको याद रखनी है अगर आपका y ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। if the mode of a data is 18 and the mean is 24, then median is। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो कैसी हैं। हम इसका जनरल केस मान के चलते हैं, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उसमें आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा होगा रैंडम ऑब्जर्वेशंस के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड हमें दे रखा है 18, मीडियन हमें निकालना है, इसको मीडियन ही रहने देते हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ मीन हमें दे रखा है 24। 3 टाइम्स हमारा मीडियन जो है वो आ जाएगा हमारा 18 प्लस 48, which is equal to 18 plus 48 which is equal to आपका 66। मीडियन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 22, which is option C। Easy variety question। There are 4 letters and 4 directed envelopes. The number of ways in which all the letters could be put into wrong envelopes। इन टाइप के क्वेश्चंस में जैसे आपको इसमें डायरेक्टली ये नहीं होता कि आपको अगर जैसे ABCD मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ आपको, चार आपके एनवलप्स हैं, उनमें 4 लेटर्स जाने हैं। ठीक है, मान लीजिए करेक्ट ऑर्डर ये है 1 2 3 4। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ये है 1 2 3 4 है और हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं 4 फैक्टोरियल, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बाय 4 फैक्टोरियल। तो आप गलत है, क्योंकि इसमें हमें दे रखा है कि एक भी गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर करेक्ट अरेंजमेंट 1 2 3 4 है 2 1 3 4 भी हम कंसिडर इस पर्टिकुलर केस में नहीं कर सकते। 2 1 3 4 में भी चाहे A और B में 2 और 1 चला गया, गलत चला गया, लेकिन 3 और 4 तो सही जगह गए। इसका मीनिंग ये वाला कॉम्बिनेशन भी हम चूज नहीं कर सकते। हमें वो वाले वेज चाहिए जिसमें सारे लेटर्स गलत गए हो, कि एक भी सही पोजीशन पे ना गया हो, मतलब C पे 3 कभी ना आए, D पे 4 कभी ना आए, B पर 2 कभी ना आए और A पर 1 कभी ना आए। ऐसे कॉम्बिनेशंस के निकालने के लिए हम करते हैं डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट क्या होता है, जब हमें पता लगाना होता है कि ऐसा अरेंजमेंट हमें बताना है कि कोई भी करेक्ट कॉम्बिनेशन में फिट ना बैठे। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका
n फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, और ये अप टू आपका जाता है n फैक्टोरियल। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आप देखेंगे तो हमें इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा कि n के बारे में अगर हम बात करेंगे तो n हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 एनवेलप्स और 4 लेटर्स की बात हो रही है। सो सिंपली n को 4 पुट कर देंगे, सो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि n हमारा 4 था, बस यही आंसर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल मान 24 होता है अपॉन 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। सो उसको आगे सॉल्व करेंगे, सो 24 और यहाँ से एलसीएम 24 आ जाएगा आपका, ये आपका 12 माइनस 4 प्लस 1, सो 24 से 24 कैंसिल और ये 12 प्लस 8 प्लस 1 9। सो 9 आपके केसेस ऐसे होंगे, मतलब आप आपके ABCD एनवेलप्स में आपके पास 4 लेटर्स डाल लेते हैं, लेकिन 9 वेज ऐसे होंगे जहां पर आपकी रीअरेंजमेंट का केस होगा, यानी कि कोई भी लेटर किसी भी ऑर्डर किसी भी एनवेलप में करेक्ट ऑर्डर में नहीं जाएगा, तो वो 9 केसेस होंगे। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आई होप क्वेश्चन क्लियर था सभी को। रीअरेंजमेंट का ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन कह रहा था पॉइंट्स 2p, 4p plus 1, 2p plus 2, 8p plus 3 and 4p, 10p are collinear if the value of p is। सो इसको अगर a पॉइंट, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। सो अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं, a b c अगर आपको कोलिनियर है यानी कि सेम लाइन पे है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होता है स्लोप ऑफ बी सी के, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस से एक ही एंगल बनाएंगे आपका। सो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के लिए हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y2 माइनस y1, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो ये बनेगा मेरा 4p प्लस 2 और डिनोमिनेटर में x के माइनस करेंगे, सो 2p प्लस 2 माइनस 2p, ये 2 बन गया। सिमिलरली BC की स्लोप निकालेंगे, तो BC की स्लोप में C का है 10p माइनस 8p माइनस 3, सो ये बनेगा मेरा 2p माइनस 3 और डिनोमिनेटर में बनेगा मेरा 4p माइनस 2p माइनस 2, सो ये बनेगा 2p माइनस 2। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो 2 और 4p प्लस 2 में ये कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, सो ये बन जाएगा 2p प्लस 1 और ये वाला 2p माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, सो ये बनेगा 2p माइनस 2 इक्वल टू 2p माइनस 3। सो 4p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 2p माइनस 3। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 सही करा ना मैंने, 4p स्क्वायर माइनस ये 4p हो जाएगा, सॉरी ये 4p होगा आपका, और इस दोबारा लिख लेते हैं इसको, 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 2p माइनस 3। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका और आपका बचेगा 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आपका बस इसको रैशनलाइज कर लेंगे, सो साफ दिख रहा है ये 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, सिंपल, p की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज ऑप्शन ए। आई होप क्वेश्चन क्लियर था आपको, इजी वैरायटी था, हार्डली इसमें 45 टू 50 सेकंड्स आपको लगने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इमेज ऑफ द पॉइंट 4, 3 इन द लाइन 5x माइनस 3y प्लस 23 इज इक्वल टू 0 इज। अभी क्वेश्चन को करने का आपको पूरा प्रॉपर मेथड तो शायद आता होगा, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन का मैं एक शॉर्टकट डिस्कस कर रहा हूँ और उस शॉर्टकट से आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में कर पाएंगे। देख लेते हो शॉर्टकट क्या। शॉर्टकट ये है कि आपको इसका ग्राफ पे देखने की, ग्राफ में कहाँ पे बन सकता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ सबसे पहले, ये पहले इस लाइन का बनाता हूँ जो मेरे को जिसके अलोंग मेरे को इसका इमेज निकालनी है। सो 5x माइनस 3y प्लस 23, अगर मैं इसके इंटरसेप्ट निकालूं, सो x अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 5x इज इक्वल टू माइनस 23, या फिर x की वैल्यू आएगी माइनस 4.6। सो एक पॉइंट तो ये हो गया माइनस 4.6 कॉमा 0, ठीक है, ये पॉइंट हो गया एक।
दूसरा है -3y। अगर मैं अब x को 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस आनी चाहिए 7.66। ठीक है, प्लस 7.66 आनी चाहिए। सो वो वैल्यू मैं मान लेता हूँ ये है 0,7.66। सो ये मेरी लाइन बन गई, इनको ज्वाइन कर दो सिंपली। बस ये वाली जो मेरी लाइन है ये है 5x माइनस 3y प्लस 23 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज सबको अच्छे से समझ आई होगी। अब दे रखा है इमेज ऑफ पॉइंट 4,3। अब जो 4,3 वाला पॉइंट है, अब ये -4.6 था तो 4,3 आपका इक्वल गैप पे यहाँ पर कहीं पर होगा। 4,3 आपका यहाँ पर कहीं होगा, 4 तो ये हो गया, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम ये 7.66 है, सो 3 आपका कहीं पर यहाँ पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका 4,3। अब इसने पूछा है इसकी मिरर इमेज बताओ। ठीक है, मिरर इमेज या फिर इस लाइन के अलॉन्ग इमेज बतानी है। सो लाइन के अलॉन्ग इमेज बतानी है, सो इसको मैं मान लेता हूँ ये एक तरीके से मिरर है। ठीक है, ये एक तरीके से आपका मिरर है। सो ये मिरर बन गया। अगर अब मुझे इसकी इमेज निकालनी है इस लाइन के अलॉन्ग, सो लाइन के अलॉन्ग मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करता हूँ। सो साफ दिख रहा है वो जो इमेज बनेगी वो इमेज कुछ इस पॉइंट पे बनेगी, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये कंपल्सरीली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कंपल्सरीली। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने फिगर हैंड से ड्रॉ करी है, लेकिन मैंने स्केल का काफी ध्यान रखा है थोड़ा सा, मतलब जहाँ पे यहाँ पे 4 का पूरा गैप लिया था तो ये गैप भी 4 का लिया है, प्लस इसको मैंने 7 माना है। अगर इसको 7 को थोड़ा एक्यूरेट मानने की कोशिश करिए। सो फिगर जब आप बनाएंगे तो फिगर में आपको पता चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी इमेज आएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आता है, सो उसका एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स तो उसका पॉजिटिव होता है लेकिन उसका वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, वो इस फॉर्म में बनता है। अब मुझे देखना है कौन सा ऑप्शन है जो कि प्लस माइनस में आएगा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है। ऑप्शन ए पर आओगे -4, -3, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करता है। सो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पर आओ, 6, -9 आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 6, -9 आपका लाई करेगा इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, फोर्थ में लाई करेगा। सो ये भी नहीं हो सकता आपका। सिमिलरली -1, 6 पर आओ, -1, 6 पे कौन से पे लाई करेगा, -1, 6 कर जाएगा सेकंड पे। सो ये हमारा आंसर हो सकता है। सिमिलरली डी पर आओ, -6, 9, सो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब आप फंस गए कि दो ऑप्शन से कौन सा हो सकता है, सी या डी में से। लेकिन ये बहुत इजी चॉइस दी है इन्होंने। अगर -1, 6 और -6, 9 देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये ऑब्वियस सी बात है। अगर हमने इसको ये वाली लेंथ कितनी है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना उठा हुआ है, ये 7.66 है, यानी कि इतना डिस्टेंस जो है ये 7.66 है। और ये वाला पॉइंट तो ऊपर है 7.66 से, यानी कि जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा, जो हमारा मिरर इमेज का पॉइंट है x, y, उसमें जो y होगा कंपल्सरीली 7.66 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर है। सो इसका मीनिंग क्या होगा कि -6, 9 वुड बी द राइट आंसर। 6 हो ही नहीं सकता, क्योंकि -1, 6 आपका कहीं यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ठीक है, और हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सो ये वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली ऊपर लाई करेगा। सो -6, 9 वुड बी द परफेक्ट आंसर। आप विद फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कितना 1.5 मिनट तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर आप पूरा प्रोसीजर करेंगे। अगर आप ऑब्जर्वेशन से कर लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आई होप क्वेश्चन सबको अच्छा लगा होगा। मेरा मेथड ऑफ सॉल्विंग भी अच्छा लगा होगा आपको। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। The probability of India winning a test match against West Indies is half the probability that in a 5-match series India's second win occurs at third test. सेकंड विन जो है वो थर्ड टेस्ट पे अकर होती है, यानी कि पहली दो के बारे में हमें नहीं पता है, और तीसरी विन है। ठीक है, तीसरी विन है। सो अगर हम जो तीसरी विन है और ये सेकंड विन है, इसका मतलब फर्स्ट विन कहीं ना कहीं पर हुई है। सो दो केसेस बनेंगे, या तो पहला वाला हमने लूज करा है, ये विन करा है, या फिर ये विन लूज ये विन। ठीक है, ये दो केसेस बनेंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज है, और या तो ये या फिर ये। सो इन दोनों को पहले फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर दूसरे की निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। क्योंकि जब भी हम करते हैं कि और फर्स्ट और सेकंड केस, तो हम उनको ऐड करते हैं।
सो फर्स्ट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि पहला लूज करा, दूसरा विन, तीसरा विन, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर विन करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, सो लूज करने की भी तो हाफ होगी। सिमिलरली दूसरा अगर विन करके उसका भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा। सो फर्स्ट वाले केस की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। सिमिलरली सेकंड वाला केस है जिसमें पहला विन करा उसकी भी हाफ, लूज करा उसकी भी हाफ, और तीसरा विन करा उसकी भी हाफ, तो ये भी 1/8 हो गया। सो इसका मीनिंग है फर्स्ट और सेकंड दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 1/8 प्लस 1/8 विच इज 2/8 और 1/4। सो 25% चांसेस आर देयर दैट ही वुड रजिस्टर अ सेकंड विन एट द थर्ड टेस्ट। ठीक है, सो आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन बी, 1/4 वुड बी द राइट आंसर। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus 2y plus z is equal to 0, kx minus 14y plus 15z is equal to 0, x plus 2y plus 3z is equal to 0 has a non-trivial solution, then k is equal to non-trivial solution को हम मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल आएगा, बस उससे k की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम डिटर्मिनेंट ड्रॉ करें, पहली इक्वेशन के लिए रो 1 मिलेगी, इससे 3, x का कोऑर्डिनेट 3, यहाँ से -2 और z का कोऑर्डिनेट 1। सिमिलरली रो 2 आपका सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स होंगे, ये आपका k हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो आपका थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स होंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है डिटर्मिनेंट का उसका 0 है। सो अब इसको बस कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए अगर हम कहीं पे 0 बना सकते हैं तो बना लेते हैं। सबसे बड़ी चीज मुझे दिख रही है, ये -2 है, ये 2 है। सो रो 1 और रो 3 को ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मतलब हमें जब भी हम एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 3। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, सो ये बन जाएगा 4 0 4, और ये बनेगा k -14 15 1 2 3। और अब इसमें से रो 1 में से 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं। सो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, सो ये वाला 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। बस अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं अलॉन्ग R1। सो ये बनेगा 4, अब 1 से करेंगे, सो अंदर आएगा आपका -42 -30, फिर ये तो 0 आ गया, ये आपका +1, और ये आपका आएगा 2k माइनस और माइनस +14 इज इक्वल टू 0। सो उसको करेंगे तो 4, ये आपका आ गया -72, और ये आपका आ गया +2k +14 इज इक्वल टू 0। सो 2k की वैल्यू आएगी 2k, ये 4 को तो इग्नोर कर सकते हैं या फिर 4 को ले ही लेते कॉमन। 4 आपका हो गया 2k माइनस, ये होगा 58 इक्वल टू 0, या फिर k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 29। सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं थी, क्वेश्चन इजी वैरायटी। k29 आ गया, ठीक है, k29 होगा तो ये इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A tap can fill a tank in 12 minutes and another can empty the same tank in 18 minutes. If tank is 75% filled and both the taps are opened together, the tank will be filled in. So एक आपको 12 मिनट्स की कैपेसिटी वाला टैंक है जो फिल कर देता है पूरा, और एक 18 में पूरा एम्प्टी कर देता है। सो इसके लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर हम पता कर लेंगे कि टैंक की टोटल कैपेसिटी क्या है। मान लेते 36 लीटर्स, 12 और 18 का एलसीएम। सो जो इसको है, जो पहला टैंक है उसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वो भरेगा 3 लीटर्स पर मिनट, क्योंकि 36/12 कर दिया हमने, 3 लीटर्स पर मिनट। और जो दूसरा है जो एम्प्टी कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी -2 लीटर्स पर मिनट, 36/18 कर रहा है। अब हमें दे रखा है कि टैंक जो है 75% फिल्ड है, यानी कि जो टैंक है 36 का 75% करेंगे तो आएगा 27 लीटर फिल्ड। सो अब दे रखा है बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, सो दोनों को ओपन करा है, तो दोनों को करेंगे, सो 3 - 2, सो दोनों को कंबाइन करेंगे, सो कंबाइंड एफिशिएंसी हम निकालेंगे, सो 3 - 2 1 लीटर पर मिनट, यानी कि जो टैंक है वो 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ेगा। सो 27 लीटर ऑलरेडी फिल्ड है, हमें 36 लीटर भरना है उसको। सो
9 लीटर्स बचा है और 1 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी है, सो 9 लीटर्स अपॉन 1 लीटर पर मिनट, सो आंसर आ जाएगा आपका 9 मिनट्स। सो 9 मिनट्स में पूरा टैंक भर जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। It was calculated that 75% could complete a piece of work in 20 days, but 4 days after starting the work, 25% left. The total number of days taken to complete the entire work will be. Easy वैरायटी है। अगर हम देखें कि 75 जो लोग थे, 75% थे, उनको 20 डेज में कोई काम करना था, है ना। अब इन्होंने दे रखा है कि 4 दिन बाद 25 लोग चले गए, यानी कि अगर ये 25 लोग नहीं जाते, सो 75 लोग जो हैं इस काम को कितने दिन में कर देते? ये काम इनको 20 डेज में करना था, सो ये जो 4 दिन बाद चले गए तो 75 लोग इस काम को 16 दिन में कर देते, जो लेफ्ट ओवर वर्क है। ये मेरा लेफ्ट ओवर वर्क है। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर ये 75 लोग नहीं जाते, सो ये 75 लोग 16 दिन और काम करते। 4 दिन तो उन्होंने काम करा है, सो ये 75 लोग 16 दिन काम करते और काम कंप्लीट कर देते। लेकिन ये जो बचा हुआ काम था, ये काम करा है सिर्फ 50 लोगों ने, क्योंकि 75 माइनस 25, सो ये काम करा है 50 लोगों ने। और ये कितने दिन में करेंगे, बस वही निकालना है, ठीक है। 16 आया हो, सबको क्लियर हो गया होगा। 16 आया है कि 20 डेज ही इनको काम करना था, लेकिन 4 दिन बाद ये छोड़ के चले गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 75 लोग 16 दिन में इतना काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। तो इस काम को 50 लोग करेंगे और वो कितने दिन में करेंगे, वो एक्स से आ जाएगा। सो इसको बस सॉल्व करना है आपको। 75 इंटू 16 अपॉन 50 इज इक्वल टू एक्स। सो ये आ गया आपका 2, 3, ये आपका 8, सो एक्स की वैल्यू आ गई 24। सो 24 दिन में बचा हुआ काम हो जाएगा। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। सो टोटल हो जाएगा 24, तो इन्होंने 50 लिए और 75 लोगों ने 4 दिन काम करा है। सो 24 प्लस 4 28 होगा आंसर, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। कई लोग बस 24 निकल गया, 24 देखते हैं, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज करके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इस टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है, इसलिए हमें जो काम हो चुका उसके भी नंबर डेज ऐड करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट आर इज इक्वल टू 1 1 1 2, ऐसे आपको रिलेशंस दे रखे हैं सारे। बी अ रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3, देन द रिलेशन आर इज ओके रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी हैं। सो आप देखेंगे सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 2 और 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, बस यही रिपीट्स हो रहे हैं। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि 1 1 2 2 और 3 3 तीनों है कि नहीं है, और देखेंगे तो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है। सो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा ये, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, अगर 1 2 है, सो हम क्या 2 1 है, बिल्कुल है। सिमिलरली 3 1 है अगर, सो 1 3 भी है। और इसके अलावा अगर आप देखें कोई और 2 3 है तो 3 2 भी है। तो सारी चीजें, सो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है बिल्कुल। ट्रांजिटिव के लिए आप अगर देखेंगे ध्यान से, सो ये 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने दे रखे हैं आपको, 5 6 7 8 9 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। सो अगर मैं बात करूं कि मुझे 9 कॉम्बिनेशन इन्होंने जो बना के दे रखे हैं, सो 9 कॉम्बिनेशंस का मीनिंग है इन्होंने सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड करे, हर टाइप का कॉम्बिनेशन इन्होंने इसमें ले रखा है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, सिमिलरली लास्ट आपका 3 3 आएगा। सो इसमें सारे कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड है। सो अगर आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करोगे तो उसको चेक करने की आपको जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हमेशा निकलेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं 1 2, सो 1 2 के बाद आप चेक करेंगे कि क्या 2 3 है, बिल्कुल है 2 3, ये रहा। सो 2 3 है तो हम चेक करेंगे 1 3 है कि नहीं, वो भी है आपका 1 3। सिमिलरली आप ऐसे अगर कॉम्बिनेशंस देखेंगे, सो आप देखेंगे कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते थे 9, वो सारे आपके क्वेश्चन में दे रखे। सो ये बिल्कुल आपका परफेक्ट रिलेशन है। सो इसका आंसर होगा कि ये इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है। आपको नंबर्स देखने की, नंबर्स में सारे कॉम्बिनेशन ले रखे हैं, सो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ऐसे आप क्वेश्चन में अपना टाइम बचा सकते थे। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। If the median of x, x by 8, x by 9 और ये सारी ऑब्जर्वेशंस is 18, then x is equal to, तो जब भी आप मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन में हमेशा याद रखिए आपको या तो सारी ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में करनी होती है,
अरेंज या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें इवन टर्म्स है ऑड टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 टर्म्स है। अब 7 टर्म्स है, सो मीडियन कौन सा होगा आपका, 7 प्लस 1 बाय 2th टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म आपकी मीडियन होगी। फोर्थ टर्म आपकी मीडियन होगी। अब सबको या तो बड़े से छोटा कर लो, छोटे से बड़ा कर लो। अब ये जो है x, इसको मैं x बाय 1 लिख सकता हूँ। सो सबको अरेंज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले x बाय 1 लिख देता हूँ, फिर x बाय 2 आएगा, फिर x बाय 3 आएगा, फिर x बाय 4 आएगा। अब मैं बाकी टर्म्स लिख ही नहीं रहा, 6 8 9 ये जो भी ऑर्डर हो, मुझे बस पहली से चौथी टर्म मिल गई है। अब अगर मैं डिसेंडिंग भी करता तो x बाय 4 तब भी फोर्थ नंबर पे आता। सो इसका मतलब मीडियन x बाय 4 है, और x बाय 4 की वैल्यू आपको 18 दे रखी है। सो x की वैल्यू हो जाएगी 72। ठीक है, जितना पूछा जाए क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही करना है, ये नहीं कि सारी टर्म्स को अरेंज करके फिर देखो मीडियन टर्म कौन सी, मिडिल टर्म कौन सी है। बस जो टर्म चाहिए बस उसको लिखते ही उसको इक्वेट कर दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इन द इंटरवल दिस इज। सबसे पहले अगर इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ग्राफ आपको पता ही है आपका अपवर्ड फेसिंग ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सो ये आपकी अपवर्ड फेसिंग ग्राफ बनेगा इसका। अब अगर हमें देखना है कि इस इंटरवल में कैसा परफॉर्म कर रही है, तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल के देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर हमारा एफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, सो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा 6x माइनस 2। और इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको जीरो पुट करेंगे, सो x की वैल्यू आएगी 1/3। और ऑप्शंस में भी हमें 1/3 दे रखा है। और जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इस टाइप की इक्वेशन में, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये वाली वैल्यू हमें 1/3 होगी। और इसकी कोई ये आपकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये आपका f ऑफ 1/3 होगा। ठीक है, सो ये वाला ये पॉइंट होगा। सो इसका मीनिंग क्या है, और हमें फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 है, यानी कि फंक्शन में हमसे ये वाला कर्व पूछा हुआ है। सो इसका मीनिंग क्या है, इस वाले जो मैंने रेड से मार्क करा है, रेड वाला पार्ट तो डिक्रीजिंग है। सो सिंपल डिक्रीजिंग, बस कुछ भी नहीं करना था आपको, बस ये देखना है कि यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट होगा ये 1/3 कॉमा एफ ऑफ 1/3 होगा। सो इसका मीनिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व डिक्रीजिंग था। अब एफ 1/3 टू इन्फिनिटी पूछते, सो मैं इंक्रीजिंग पे टिक कर देता। क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट ही दे रखा है, सो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। If the vertices of the triangle are 4, 0, -1, -1 and 3, 5, then the triangle is. So इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C पॉइंट मान लेते हैं, A B की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें अगर ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे 4 0 -1, -1 और 3, 5, तो इसमें ग्राफ से इतनी हेल्प नहीं मिलेगी आपको, आपको पॉइंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो ए बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, सो ए बी आएगा आपका -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो ये आएगा आपको 25 प्लस 1 √26। सिमिलरली आप बी सी निकालेंगे, सो बी सी आपका आएगा 3 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस और -1 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज 36 और 16 होता है आपका √52। सिमिलरली आप सी ए निकालेंगे, सो उसकी वैल्यू होगी 3 - 4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो ये आएगा आपको 1 + 25 √26। ठीक है, √26। सो ये √26 आ गया, ये √52, ये √26। सो दो वैल्यूज इक्वल आ गई, ए बी और सी ए इक्वल आ गए, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑप्शंस में जाएंगे, सो आइसोसेलेस आपको दो में दे रखा है, ए और सी में, तो राइट एंगल हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, राइट एंगल चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग चेक कर लेंगे, पाइथागोरस चेक कर लेंगे। हम स्क्वायर करेंगे तो हमें साफ दिखेगा कि 52 जो होता है वो 26 + 26 के इक्वल है। सो उसका मीनिंग है कि एंगल ए पर, ये जो बीसी वाली साइड है जो √52 है, सो उसके अपोजिट एंगल ए, यानी कि एंगल ए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वाला हमारा होगा राइट एंगल, मतलब एंगल है हमारा राइट एंगल है, और ये पूरा हमारा ट्राइंगल राइट एंगल होगा। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, आइसोसेलेस भी होगा, राइट एंगल भी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x + 32/x² that is parallel to the x axis is।
सो ये वाला क्वेश्चन आपका 2016 या 2017 में भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ रखा है, करवा रखा है मैंने, वो देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि टेंजेंट की स्लोप 0 होगी। तो पहले कर्व की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स निकाले तो ये x का 1 बन जाएगा, और 32 बाई एक्स स्क्वायर का बनेगा आपका -64 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका -2 बाई एक्स क्यूब होता है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा डायरेक्ट टिप्स पे रखा करो। सो ये आ गया। अब ये स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि टेंजेंट की स्लोप 0 के इक्वल होगी। सो उसको पुट करेंगे, सो एक्स क्यूब की वैल्यू 64 आएगी, या फिर एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि इस टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू a फॉर्म में होगी। सो x की वैल्यू अगर 4 आ गई, सो मैं इसमें पुट कर दूंगा। सो y इज इक्वल टू 4 प्लस आपका आ जाएगा 32 अपॉन 4 स्क्वायर। सो 4 प्लस 32 बाय 16, एक 4 प्लस 32 बाय 16 आपका आ जाएगा 2। सो y आपका आ जाएगा 6 के इक्वल। सो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। सो y इज इक्वल टू 6 आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, जो कि पैरेलल होगा x एक्सिस के, और ये उस कर्व के भी टेंजेंट होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। इजी वैरायटी था, कुछ भी नहीं था, डिफरेंशिएट करना था, स्लोप 0 के इक्वल पुट करनी थी, और x एक्सिस के पैरेलल है तो हमें ये पता ही है y इज इक्वल टू 6 होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। Equation x square plus rx plus 12 is equal to 0 has 6 as one of the roots, while equation x square plus rx plus s is equal to 0 has equal roots. Then value of s will be. अब जब दिख रहा है कि 6 इन्होंने दे ही रखा है कि वन ऑफ द रूट्स है ये, सो अगर ये वन ऑफ द रूट्स है, सो इसको 6 x की जगह 6 पुट कर देते हैं। सो इस वाली इक्वेशन में x की जगह 6 पुट करेंगे तो r की वैल्यू सीधी आ जाएगी। ये x स्क्वायर 36 हो गया, ये 6r हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6r की वैल्यू आ गई आपके पास -48, और r की वैल्यू आ गई -8। सो r की वैल्यू -8 इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस s इज इक्वल टू 0। अब इसको दे रखा है कि इक्वल रूट्स हैं, इसके इक्वल रूट्स है, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा आपका किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। या फिर हम या फिर सीधा इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल सकते थे। सो 2 अल्फा आपके इक्वल टू 8 है, या फिर अल्फा इक्वल टू 4 है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर जो है आपका s के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 16 जो है वो s के इक्वल होना चाहिए। सो आंसर हो जाएगा ये 16, s की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, r की वैल्यू -8, s की 16। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। इजी वैरायटी थी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The probability that A will speak truth is 2 by 5, while the probability for B is 8 by 10. The probability that they contradict each other when asked to speak on a fact is. ठीक है, so अगर मैं PA ये 2 by 5 केसेस में ट्रूथ बोलता है, सो लाई कब बोलेगा, जब ये बार हो जाएगा 1 माइनस 2 by 5 या फिर 3 by 5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B 8 by 10 है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो 4 by 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब लाई करेगा तो वो 1 माइनस 4 by 5 हो जाएगी, 1 by 5 हो जाएगी। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे जब एक ट्रुथ बोल रहा होगा और एक लाई बोल रहा होगा। ठीक है, एक सच बोल रहा होगा, एक झूठ बोल रहा होगा। सो बस हमें वही कॉम्बिनेशन देखने। सो इस वाले कॉम्बिनेशन को इससे मिला देंगे कि ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, और इस वाले कॉम्बिनेशन को इससे मिला देंगे। सो दो केसेस बनेंगे, ए इज टेलिंग ट्रूथ एंड बी स्पीकिंग लाई, और दूसरा केस बनेगा बी स्पीकिंग ट्रूथ एंड ए स्पीकिंग लाई। सो इस वाले केस में जो पहला केस है उसमें प्रोबेबिलिटी होगी 2 by 5 का 1 by 5 से मल्टीप्लीकेशन, फिर दूसरे केस में 4 by 5 का 3 by 5 से मल्टीप्लीकेशन। सो ये बनेगा 2 by 25 प्लस 7 by 25 प्लस 12 by 25 विच इज इक्वल टू 14 by 25। 14 by 25 है आपका ऑप्शन बी। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, इजी था क्वेश्चन। So this question says if 2 raised to the power x plus 2 raised to the power y is equal to 2 raised to the power x plus y, then dy by dx is equal to. So ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x।
सो टू की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग टू। सो ये बनेगा टू की पावर एक्स इंटू लॉग टू प्लस टू की पावर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो बनेगा टू की पावर वाई लॉग टू, और वाई भी डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि वाई हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हर जगह, सो ये डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। उसके बाद ये वाला पार्ट का डिफ्रेंसिएशन होगा इज इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आएगा आपका फिर लॉग, फिर आपका आएगा लॉग टू, फिर उसके बाद x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन विच इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब सारे पार्ट्स में आपको log 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी log 2, अब log 2, अब log 2 आपको एक वेरिएबल है, सो वेरिएबल है तो आप log 2 को काट सकते हैं। ठीक है, log 2 सिर्फ वेरिएबल कह रहा हूँ, कांस्टेंट है, सॉरी, log 2 आपका एक कांस्टेंट है तो log 2 को हटा सकते हैं। सो इक्वेशन बन गई टू की पावर x प्लस टू की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू की पावर x प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर मैं सारा dy बाई डी एक्स निकालना है मेरे को, सो सारे dy बाई डी एक्स एक साइड लाऊंगा, सो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, RHS को मैं ध्यान में रख रहा हूँ, सो ये बनेगा टू की पावर x प्लस वाई माइनस टू की पावर y इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, टू की पावर x माइनस टू की पावर x प्लस वाई। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, सही, हाँ सही करा है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर होगा टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर वाई, और RHS में टू की पावर एक्स, सही है। सो इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो ऑप्शंस में आपको वो डी वाई बाई डी एक्स कैसी फॉर्म में दे रखा है, आपको डिनोमिनेटर में रखना है कुछ ना कुछ। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स को अगर यहाँ इस पार्ट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, सो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर वाई। सो इस पर्टिकुलर केस में पहले न्यूमरेटर्स में मैं टू की पावर एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, टू की पावर एक्स कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा वन माइनस टू की पावर वाई, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकल सकता है, डिनोमिनेटर में आपको कॉमन निकल सकता है टू की पावर y निकल सकता है, सो ये बचेगा टू की पावर x माइनस वन। अब अगर ऑप्शंस पे जाएंगे, सो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, कहीं से भी नहीं लग रहा है, ऑप्शन सी देखोगे आप तो सी में हमारा कुछ ना कुछ मिलता जुलता आ चुका है, वन माइनस टू एक्स है हमारा टू की पावर एक्स माइनस वन है, और यहाँ मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा हुआ है इन्होंने। सो उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आगे का, रेड से लिखता हूँ मैं, सो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले तो टू की पावर एक्स और टू की पावर वाई को इसने माइनस कर दिया, सो टू की पावर एक्स माइनस वाई बन गया। फिर ये जो बचा हुआ ब्रैकेट था, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट्स को उसने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा टू की पावर वाई माइनस वन अपॉन वन की माइनस टू की पावर एक्स। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू आ गई हमारी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को, बहुत आराम से समझाया मैंने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना आपको कोई भी जल्दी सॉल्यूशन समझाता है या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताता तो आप गलती कर देते हैं, इसलिए इन कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत धीरे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार, 50% ट्रेवल्स बाय बस एंड 10% ट्रेवल्स बाय बोथ बस एंड कार, देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवलिंग बाय बस और कार, यानी यूनियन की वैल्यू पूछी है इसने, मतलब बस यूनियन कार की वैल्यू पूछी है इसने। उसके अलावा ये पता है 50% है बस, उसके अलावा कार, उसके अलावा ये कार आपको 20% दे रखा है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको 10% दे रखा है। बस ये यूनियन की वैल्यू दे देगा आपको बी यूनियन सी की, यानी और की। सो 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60%। सिंपल, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। द फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर से हम इंटीजर्स पे डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन। ठीक है, सो इज डिफाइंड बाय, सो ये हमें दे रखा है जब n ऑड होगा ये होगा, जब n इवन होगा सो ये वैल्यू होगी। सो 1 to 1 1 1 या ऑन टू नहीं है, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, बोथ 1 1 ऑन टू या नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो चेक कर लेते हैं, अगर इस फंक्शन में देखो नंबर जब ऑड होगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, जब मेरा नेचुरल नंबर ऑड होगा
तो मेरा फंक्शन आएगा n-1/2। यानी कि n-1/2 में कैसी वैल्यूज आएंगी, मान लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स में ऑड, ये वाला नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है। अगर मैं 1 लेता हूँ सबसे पहला ऑड नंबर, सो 1-1/2, सो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। अगली वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, अगली वैल्यू मैं लेता हूँ 3, तो 3-1/2 यहाँ पे पुट करूंगा, सो वो आएगा 1। सिमिलरली अगर मैं अगली वैल्यू लेता हूँ 5, सो 5-1/2 वो आएगा 2। सो इसके लिए, इससे आप देखोगे कि ऑड वाले फंक्शन में से मेरा जो आउटपुट आएगा वो ऑल होल नंबर्स आएंगे, सारे होल नंबर्स कवर हो जाएंगे, एक भी होल नंबर नहीं बचेगा। 0, 1, 2 मैंने आपको दिखा दिया है। सो इसका मीनिंग है जब हम अगर n की वैल्यू ऑड होगी नेचुरल नंबर्स में, सो रेंज जो आएगी या फिर आपका आउटपुट निकल कर आएगा वो सारे होल नंबर्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब अगर मैं इवन वाला लेता हूँ, मतलब नेचुरल नंबर्स या तो ऑड होते हैं या इवन होते हैं, अगर मैं इवन लूंगा, सो इवन में फंक्शन की वैल्यू -n/2 होगी। सो -n/2 मतलब अगर मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, सो आपकी वैल्यू आएगी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स, सारे जो भी नेगेटिव इंटीजर्स है वो यहाँ पे कवर हो गए। सो हर किसी की 1-1 इमेज है, कहीं पर भी आपको इमेज क्लैश नहीं होती दिख रही कि आपका मैनी वन का केस हो, कोई भी आपका मैनी वन का केस नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली सारी आपकी जो भी रेंज थी इंटीजर्स की वो सारी कवर हो रही है, होल नंबर यहाँ से कवर हो रहे हैं और सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो आपके इवन वाले से कवर हो रहे हैं। सो आपकी सारा ऑन टू फंक्शन भी है ये, क्योंकि कोई नंबर बचेगा नहीं रेंज में, आपका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए ये ऑन टू है। और 1-1 इसलिए क्योंकि सबकी यूनिक इमेज है, किसी मैनी वन फंक्शन ये नहीं है। सो आपका 1-1 और ऑन टू दोनों होगा। और ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं जो दोनों होते हैं, बताइए आप कमेंट में बताइएगा। सो इसका आंसर होगा बोथ 1-1 एंड ऑन टू। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 1/3 इंटू 9 रेज टू पावर 1/9 इंटू 9 रेज टू पावर 1/27 अप टू ये इन्फिनिटी ही मान लेते हैं। सो आंसर होगा 9। और आपको पता है कि सारी पावर्स जो ऐड हो जाएंगी, प्लस 1/27 प्लस अप टू इन्फिनिटी। सो ये आपका क्या है, ये आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, a/1 - r। सो इसमें करेंगे a क्या है हमारा, a अगर मैं a लिखूं यहाँ पे, a हमारी फर्स्ट टर्म 1/3 है और r क्या हमारा कॉमन रेशियो भी 1/3 है। सो उसका मीनिंग होगा यहाँ पे 1/3 और नीचे आपका 2/3 इज इक्वल टू हाफ। सो उसका मीनिंग 9 की पावर हाफ है। 9 की पावर हाफ कितना होता है आपका 3। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? आपकी आंसर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 का सबका सम इनफाइनाइट टर्म्स का सम हाफ होगा इस फॉर्मूले से। और फिर वैल्यू पुट कर दी तो 9 का रूट या 9 की पावर हाफ जो कि होता है 3। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। In the expansion of 1 plus x की पावर 50, the sum of coefficients of odd power of x। ठीक है, ऑड पावर्स ऑफ x का मीनिंग है आपकी जो पहली टर्म होगी वो nc0 x0 होगी, उसके बाद जो दूसरी टर्म होगी वो आपकी nc1 इंटू एक्स की पावर 1 होगी। सिमिलरली तीसरी टर्म nc2 x² होगा एंड सो ऑन। आपकी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी nc50 x50, ये आपकी लास्ट टर्म होगी। सो हमसे इसने पूछा कि सारे ऑड पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट, यानी कि nc1 सिमिलरली nc3 सिमिलरली nc5, इन सब का आपको क्या पूछा है सम। और ये कहां तक जाना है आपको, आपको ये जाना है nc49 तक जाएंगे जिसका कोफिशिएंट x49, ये प्लस कर लीजिए, ये प्लस होगा। सो इन सब का आपको सम बताना है। सो आपको आपको एक तो आपको लॉजिक बता देता हूँ उसका। सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसी ऑड टर्म्स का कोफिशिएंट, ऑड टर्म्स का आपको सम होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये होता है कि ये 2 की पावर n-1 होता है। और n क्या होता है आपका, n आपका यहाँ पे जो 50 दे रखा है, जब भी आपसे ऑड कोफिशिएंट्स का सम पूछा जाए तो वो 2 की पावर n-1 होता है, यानी कि 2 की पावर 50 - 1 विच इज 2 की पावर 49। ये चीज तब कर सकते हैं आप अगर आपको फॉर्मूला ये पता हो। लेकिन ऐसे तो आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको बायनोमियल का बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या होता है कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn,
ये इक्वल होता है 2 की पावर n के। ये बेसिक चीज आपको आई एक्सपेक्ट सबको पता होनी चाहिए। NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू NCn इक्वल होता है 2 की पावर n के। सो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं ऑड पावर ऑड ये वाले टर्म नहीं लिखी हुई, अब सिर्फ मुझसे पूछा है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ एक्सेस, अगर मुझसे सिर्फ सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा है तो मैं सिंपली बोल देता आंसर 2 की पावर 50 होता। ठीक है, अब 2 की पावर 50 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैंने इवन पावर्स भी इसमें कंसिडर करी हुई है, NC0 NC2 NC4 NC50 भी कंसिडर करा हुआ है इसमें, इसलिए आंसर 2 की पावर 50 से कम होगा। आंसर वुड बी लेस देन 2 की पावर 50। और कौन सा ऑप्शन है, या तो 0 हो सकता है या 2 की पावर 49 हो सकता है। अब 2 की पावर 49 ही होगा, 0 बिल्कुल नहीं हो सकता। द रीजन बीइंग क्योंकि कोई टर्म भी हमारी इसमें हम कोई भी टर्म हमारी नेगेटिव नहीं है, और हर टर्म की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है। अगर आप NC1 ही निकाल लोगे, मतलब n को 50 C1 कर दोगे तो यहाँ से ही वैल्यू 50 आ जाएगी, तो 50 प्लस समथिंग कुछ ना कुछ आएगी, यानी ये वाली जो टर्म आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव है। सो 0 तो हो ही नहीं सकता, सो आंसर 2 की पावर 49 होगा। सो ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है तो आप ऑप्शंस की भी हेल्प लेके 2 की पावर 41 9 मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया, और उसके अलावा ये ऑड वाला फॉर्मूला बताया 2 की पावर n माइनस। सो इन दोनों को आप नोट कर सकते हैं। 2 की, इसको लिख देता हूँ दोबारा, ये होगा आपको 2 की पावर n माइनस। ठीक है, सो ये सब चीजें याद रखने वाली हैं आपको, इनको भूलना नहीं है ये, क्योंकि काफी फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए। ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स? कौन सी इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स या अनरियल रूट्स होंगे। सो उसमें देख लेते हैं, पहली क्वेश्चन पे जाएं। सो उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, सो ये आएगा 16 माइनस 4 इंटू 3√2 माइनस 12√2। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। बहुत से लोग क्या होंगे, √2 की वैल्यू 1.41 लिख के कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको यहीं छोड़ दो, बाद में देखेंगे। अगर बी ऑप्शन पर आओ, ये बनेगा 16 प्लस समथिंग, क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस आ गया, तो 16 माइनस 4ac तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो 16 माइनस 4ac बनेगा, ये 16 प्लस 2√2 बनेगा। सो ये तो पॉजिटिव ही होना है, सो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली इस वाले ऑप्शन पे जाओगे, सो ये भी 16 प्लस 12√2 देगा, सो ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन पे जाओगे, सो ये बनेगा 16 इंटू 3, बी स्क्वायर आपका 48 बन जाएगा, माइनस 4ac, तो 16 इंटू 4ac 16 4 इंटू 3 12 माइनस 48, ये 0 आ गया, मतलब ये इक्वल रूट्स वाला केस है। सो ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर। सो कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन बचता है। सो मैंने क्या 16 माइनस 12√2 कैलकुलेट करा? नहीं करा, क्योंकि मेरे को अपनी कैलकुलेशन में चाहता हूँ कि मैं मिनिमम करूँ। मैं क्यों 12 इंटू 1.4 करके देखूँ और देखूँ कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी या नहीं होगी। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन से ही चल लोगे ना गाइस, तो आपको कैलकुलेशन आपकी मिनिमम यहीं पर हो जाएगी। आपको जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी अगर पेपर में मिलता है, सो वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें। आई वुड सजेस्ट कि अपनी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आपको पता लगे कि कहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन मिनिमम कर सकते हैं, कहाँ पे करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ चीजों को एज इट इज छोड़ देना है। तो ये सब चीजें विद प्रैक्टिस आएंगी आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 equal circles are drawn about the four corners of a square so that each touches two of the others. If each side is 14, then the area of square not covered by the circles. ठीक है, सो आपको जो स्क्वायर्स बनाए गए हैं, ये स्क्वायर है, उसके अंदर 4 सर्कल है जो कॉर्नर से टचिंग है। सो 4 सर्कल इक्वल सर्कल्स को हम ऐसे बना सकते हैं। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। ये आई नो ये इक्वल सर्कल्स नहीं है, बट आपको थोड़ा झेलनी पड़ेगी मेरी ड्राइंग। इसको दोबारा बनाते हैं, गलत बन गया ये। ठीक है, और ये आपका चौथा सर्कल बन गया। अब आप देख रहे हैं कि हर सर्कल सिर्फ 2 सर्कल को टच कर रहा है, ईच टचेस 2 ऑफ द अदर्स।
और ये सारे कॉर्नर्स पे भी अराउंड है। बस अब इसका हमें क्या निकालना है, ये सारे सर्कल्स इक्वल है। फिगर में चाहे नहीं दिख रहा, लेकिन फिगर पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाइएगा। आपको बस ये देखना है कि काम चल रहा है हमारा या नहीं चल रहा। सो इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14, सो आपको अब रेडियस निकालना है सर्कल का। अब अगर एक लाइन आप खींचते हैं, सो आपको पता है ये वाली लेंथ आर है, ये वाली लेंथ भी आर है, ये वाला पॉइंट भी आर है, ये वाली लेंथ भी आर रहेगी आपकी, और ये वाली लेंथ भी आर रहेगी। सो 4r की वैल्यू 14 रहेगी आपके। सो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2। सो आपको रीजन कौन सा निकालना है, रीजन आपको निकालना है एरिया नॉट कवर्ड बाय दी सर्कल्स, यानी कि आपको ये वाला रीजन निकालना है सर। ठीक है, जिसको ब्लू से मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला सारे रीजन आपको निकालना है। बस इसका सिंपल सा तरीका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। सो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, आपको एरिया स्क्वायर आपको पता है 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। एक 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल कर दूंगा, एक सर्कल का एरिया होगा 22/7 या पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 7/2 निकाली हमने। सो 7/2 इंटू 7/2, सो इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 4 हमारा इससे कैंसिल हो गया। सो 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 22 इंटू 7 होता है आपका 154। सो आंसर आ जाएगा आपका 42 यूनिट्स या 42 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा आंसर इसका, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, इजी वैरायटी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। A cube of h 6 centimeters is melted and smaller cubes of h 2 centimeter each are formed. How many such cubes are possible? ठीक है, सो एक बड़ा क्यूब था, ठीक है, एक बड़ा क्यूब था, उससे बहुत सारे छोटे क्यूब्स बना दिए हमने। ठीक है, इस बड़े की 6 है, इसकी 2 है। सो आपको ये देखना है कि 6 क्यूब यानी कि एक को अगर मेल्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इक्वल आएगा। सो वॉल्यूम इन सारे स्क्वायर्स के, इन सारे क्यूब्स के, जो भी 2 के क्यूब्स बने इन सबका इक्वल होगा। सो कितने क्यूब्स बनेंगे, n इंटू 2 क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम, एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम 2 क्यूब है, एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम 6 क्यूब है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 क्यूब अपॉन 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 27। सो 27 क्यूब्स बन जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। A ladder is inclined to a wall making an angle of 30 degrees with it. A man is ascending the ladder at a rate of 2 meters per second. How fast is he approaching the wall? So ये क्वेश्चन ना, मतलब मेरे को समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे थे। अगर ये क्वेश्चन तो मतलब है ही नहीं, 5 सेकंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है, आपको सीधा 2 मीटर पर सेकंड टिक करना है। अगर मान लीजिए कोई 30 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। अ मैन इज असेंडिंग द लैडर, ये जो पूरी, इसको मार्क कर देते हैं, ये जो AC है आपका, AC आपका लैडर है पूरी। सो लैडर पे ये चढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये पूछ रहा है हाउ फास्ट इज ही अप्रोचिंग द वॉल। तो जिस स्पीड से वो लैडर पे चढ़ रहा है, उसी वही तो स्पीड है उसकी अप्रोच करने की वॉल पे। ठीक है, या ऐसे तो जा नहीं रहा, वो ऐसे जा रहा है आपके पास। सो लैडर पे भी वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अप्रोच करेगा। सो आंसर 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। सो ये क्वेश्चन पता नहीं इनकम्प्लीट है, या इस क्वेश्चन में कुछ और पूछना चाहता था, इनकम्प्लीट है या कुछ चीजें रह गई, सो पता नहीं। जो क्वेश्चन, ये एक्चुअल पेपर से इमेज उठाई है मैंने क्वेश्चन की, सो एक्चुअल पेपर में यही था आपको, पता नहीं बाकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। Two towns A and B are 60 kilometers apart. A school is to be built to serve 150 students in town A and 50 students in town B. If the total distance to be traveled by all 200 students is to be as small as possible, then the school should be built at. तो सबसे पहले जो दिमाग में देखते ऑप्शन टिक करने का मन करेगा वो टाउन है, और टाउन ए ही आंसर होगा, क्योंकि वहां पे 150 स्टूडेंट्स है और टाउन बी में 50 है। तो जिसमें ज्यादा होंगे हम तो वहीं चाहेंगे ना कि टाउन ए पे ही सारे बच्चे, टाउन ए पे ही आए, ताकि 150 स्टूडेंट्स को मूव ही ना करना पड़े। मान लेते ये ए है, ये बी है, और ये पूरी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर्स। सो मान लेते हमने स्कूल को यहाँ बिल्ड करा है, सो ये डिस्टेंस x होगा, ये डिस्टेंस आपका 60 माइनस x होगा। ए पे आपके 150 स्टूडेंट्स हैं और बी पर आपके सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं। सो हमें डिस्टेंस कौन सा मिनिमाइज करना है कि 150 इंटू एक्स, मतलब 150 स्टूडेंट्स ये वाला डिस्टेंस चलेंगे ना, ये x डिस्टेंस चलेंगे यहाँ पे ये स्कूल पे आने के लिए,
सो 150 इंटू एक्स करा मैंने, ये वाले स्टूडेंट्स चलेंगे, और टाउन बी वाले 50 स्टूडेंट्स 60 माइनस एक्स टू डिस्टेंस चलेंगे। सो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है और इसी को मुझे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज दिस फंक्शन। सो उसको करेंगे, सो आएगा 150x प्लस 3000 माइनस 50x, सो ये आएगा 100x प्लस 3000। बस इसमें 100x प्लस 3000 को अगर मुझे मिनिमाइज करना है, सो x को नेगेटिव तो ले नहीं सकता, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x की क्या होगी, 0। सो x 0 होगा, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस 0 हो गया और ये पूरा डिस्टेंस आपका 60 हो गया। सो इसका मीनिंग जो स्कूल था वो आपका स्कूल आपका यहीं पर बनेगा, ए पर। ठीक है, तभी आपका डिस्टेंस मिनिमम आएगा। अगर स्कूल यहाँ पर भी बनाते हो आप तो भी आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं आएगा, मिनिमम ए पर ही आएगा। सो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मतलब आपको मैंने ऐसे ही समझा दिया, थोड़ा टाइम पास हो गया आप लोगों का, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बेकार क्वेश्चन ही कहूंगा इसको। ये फंक्शन वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं थी, प्योर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स डीएक्स इज। अब आपको पता है जो मॉडुलस एक्स का फंक्शन होता है वो दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, कि एक्स के इक्वल होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स के इक्वल होता है जब आपका x जो है वो लेस देन 0 हो, है ना। बेसिक चीज सबको पता है। सो जो मॉडुलस ऑफ x है, अब मैं इसको इसी में ब्रेक करूंगा। अब लिमिट्स -3 टू 3 है, तो मुझे इसको 0 तक में ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब इस लिमिट को मैं ब्रेक करके लिखूंगा। सो ये ऐसा लिख पाएगा, -3 टू 0 मेरी अलग लिमिट लगेगी क्योंकि वो इस रेंज में आएगा, फिर उसके बाद आपकी दूसरी लिमिट लगेगी प्लस 0 टू 3 मॉडुलस ऑफ x dx। अब ये जो दूसरा फंक्शन लिखा मैंने वो इस रेंज में आएगा आपका। बस अब इनको सॉल्व कर देते हैं। अब मॉडुलस ऑफ x -3 टू 0 की लिमिट में तो -x बन जाएगा। सो ये आपका 0 टू -3, ये आपका बन जाएगा मॉडुलस ऑफ -x dx प्लस 0 टू 3। अब ये मॉडुलस x आपका x बन जाएगा, x dx। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं अब। सो ये बनेगा -x²/2 0 -3 प्लस x²/2 0 3। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0 डालेंगे, सो 0 पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में। सो 0 पुट करेंगे तो वैल्यू पूरी 0 बन जाएगी। फिर -3 पुट करेंगे, सो 0 -3 इसमें पुट करेंगे, सो ये बनेगा -9/2। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 पुट करेंगे, सो ये दोबारा 9/2 बनेगा, -0 आ जाएगा। सो आंसर यहाँ पर आएगा नेट आपका माइनस माइनस प्लस बन गया 9/2 प्लस आपका 9/2 विच इज इक्वल टू 9, विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर इट विल डबल आफ्टर। ठीक है, 5% मतलब अगर पहले x थी, पहले साल में x थी तो अब 1.05x हो गई, फिर दोबारा 1.05 x इंटू 1.05 हो जाएगी। सो ऐसे आपको बताने की डबल कब होगी, मतलब ये टू कब बन जाएगी, 2x कब हो जाएगी। सो सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी पॉपुलेशन 5% पर ईयर की ग्रोथ पे आ रही है, सो p इंटू 1.05 की पावर x, यानी कि x क्या है मेरा, नंबर ऑफ ईयर्स। इतने साल बाद ये बन जाएगी 2p बन जाएगा ये। ठीक है, p इंटू 1.05 की पावर x इज इक्वल टू 2p बन जाएगा। ये वाला x अलग था, ये अलग मैंने समझाने के लिए लिया था, और ये वाला x नंबर ऑफ ईयर्स है। सो यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा आपका। सो 1.05 की पावर x आपका 2 के इक्वल आएगा। बस इसको आपको बताना है कि ये क्या होगा। अब एक बार ध्यान से सोचो, अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं अभी, सो 2 log 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू 0.301 होती है। अगर इंटू 2 करूंगा तो ये बनेगा 0.602 आएगा। सो यानी कि 0.6 ईयर्स में ये डबल हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। 5% तो एक साल में बढ़ रही है और हमें 100% का इंक्रीज चाहिए, डबल करना है। सो
0.6 ईयर्स में तो हो ही नहीं सकता, सो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर 2 log 2 तो 0.602 है। अब 20 log 2 कितना होगा? जब 2 log 2 0.602 ईयर्स है, सो 20 log 2 तो 6.02 ईयर्स होगा। इसको इंटू 10 कर दिया सिंपली। तो अगर हम देखें कि 5%, 5%, 5% ऐसी ये 6 बार हो, तो क्या ये 100% पे पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं सक्सेसिव परसेंटेज भी अब लगाते जाओगे, तो ये मैक्सिमम 40-45% तक ही पहुंच पाएगा, है ना। 5%, 5% अगर 6 बार भी लगा दोगे तो 100% भी नहीं पहुंच सकता वो। सो 2 log 2 और 20 log 2 तो देखते ही काटने वाले ऑप्शन है। ऑप्शन या तो ए होगा या डी होगा। अब आपको शायद वहां पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, या फिर ऑन स्क्रीन तो नहीं, ये एग्जाम तो आपका पेन एंड पेपर बेस्ड हुआ था। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको इसकी वैल्यू log 1.05 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे ये फंक्शन सॉल्व करना है, सो इसके लिए अगर मैं log दोनों साइड लूंगा, तो ये बनेगा x log 1.05 इज इक्वल टू log 2, या फिर x की वैल्यू आपके आएगी log 2 अपॉन log 1.05। सो log 2 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 0.301 होती है। सिमिलरली log 3 की वैल्यू भी सबको पता होनी चाहिए, log 3 की वैल्यू 0.477 कुछ होती है अप्रोक्सीमेटली, याद नहीं आ रही मुझे, 471 होती है, 477 होती है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। तो ये चीज है। log 2 तो चलो हमें पता है 0.301, log 1.05 आपको पता होना चाहिए। तो आप log कैलकुलेटर से जब देखोगे, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 14.220 कुछ निकल कर आएगी। सो हमारे जो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे, x 14.20, तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 15 आएगा। तो 15 साल में वैल्यू डबल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। सो हमें डबल की बात करें तो 15 ईयर्स आएगा। ठीक है। सो बेसिक चीज जो मुझे इस क्वेश्चन में लगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में या तो इनको log 1.05 की वैल्यू देनी चाहिए थी, क्योंकि हम ऐसे कैलकुलेट करना 1.05 की कौन सी पावर 2 के इक्वल होगा, ऐसे तो स्टूडेंट को करने में काफी टाइम लग जाएगा। और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी अगर मैं बताऊं, तो शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करने में स्टूडेंट को आराम से 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट भी लग सकते हैं। और ऑप्शन भी क्लोज है 12 और 15। अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो मैं सोच भी लेता, लेकिन 12 और 15 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आई थिंक log 1.05 की वैल्यू या तो अलग से दी गई होगी आपको, या फिर ये क्वेश्चन में आपको log किसी तरीके से कैलकुलेट करना था। सो ये क्वेश्चन भी मुझे लगा कि थोड़ा कुछ मिसिंग पार्ट होगा इसमें, log की वैल्यू या फिर log टेबल आपको दिया होगा पेपर के टाइम। नेक्स्ट पे चलते हैं। Consider the circle x square plus y square is equal to 14x. The point 6, minus 7 is. सबसे पहले आपको सर्कल की इक्वेशन है। अब इसको जनरल इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें h और k क्या होते हैं? आपके सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स किसके? सेंटर के। सो इसमें कन्वर्ट करेंगे हम। सो इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से माइनस 14x को देखूंगा, तो ये किन किन का पार्ट है? 2 इंटू 7 इंटू एक्स। यानी कि अगर मुझे कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर लगाना है, तो 2 और x तो है, x का लिए x स्क्वायर है, लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं है, तो मैं दोनों तरफ 7 स्क्वायर ऐड कर दूंगा। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। सो अब ये क्वेश्चन बन जाएगी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब ये वाली जो इक्वेशन है, अब इसको आप इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो जो सबसे पहले लिखी है। यानी कि इस सर्कल का जो सेंटर है 7,0 होगा, क्योंकि y स्क्वायर है, तो इसका मतलब सेंटर आप इस y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो जो आपका सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट 7,0। सो 7,0 होंगे अगर, सो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 7,0 सर्कल है, इसका सेंटर है। और 49, ये 49 आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि आर की वैल्यू क्या है? 7। रेडियस है आपका 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स आपका रेडियस है, यानी कि ये ओरिजिन से बिल्कुल टच होके जाएगा आपका सर्कल। ठीक है, ये ओरिजिन से बिल्कुल टच होके जाएगा। अब पॉइंट दे रखा है 6, माइनस 7। अगर मैं सीधा यहाँ पे देखूं, बिल्कुल स्ट्रेट में जाऊं,
सो ये वाला पॉइंट अगर परपेंडिकुलर नहीं, मतलब इसके अगर एंड में जाऊंगा बिल्कुल, ये जो पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा आपका 7, -7 और इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो 6, -7 भी इसी लाइन पे लाई करेगा, लेकिन 6, -7 आपका यहाँ पे लाई करेगा जो कि सर्कल के बाहर होगा। 7, -7 वाली जो लाइन है ये पैरेलल होगी और टेंजेंट होगी सर्कल पे, ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी और वो पॉइंट होगा 7, -7 और जो पॉइंट आपको दे रखा है 6, -7 वो इसके लेफ्ट में होगा 7, -7 के। सो यानी कि वो सर्कल के बाहर होगा और टेंजेंट है तो टेंजेंट यानी कि सिर्फ इस पॉइंट पे होगा। सो बाकी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है 6, -7 वो आपके आउटसाइड द सर्कल होगा। सो ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप करके मतलब क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ से ही करवा सकते, ग्राफ से ही आप क्वेश्चन एकदम देख सकते हो। तो आपको ये चीज देख के पता चल गई होगी कि मैं काफी क्वेश्चन मैं ग्राफ से सॉल्व करना पसंद करता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां पे मुझे लगता है कि मैं इक्वेशन सॉल्व करना नहीं चाहता, वहां पे हमें क्या होता है, मैं कर्व की या फिर स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बना लिया उसका, वहां से सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हर तरीका आना चाहिए आपको। सिर्फ आप अगर अगर इसका डायरेक्ट तरीका है और इक्वेशन से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे कि इक्वेशन का मीनिंग है अगर हमें इनसाइड या आउटसाइड करना है सो ये इज इक्वल टू का साइन या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अगर लेस देन आ गए यानी कि इनसाइड है, ग्रेटर देन आ गए यानी कि आउटसाइड है। सो तरीके बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन मेरे को जो तरीका अच्छा लगता है वो है कि ग्राफ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो क्यों क्या बुराई है उसमें, हर चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ JAT 2015 solutions. A polygon has 90 diagonals, then the number of its sides are. अब आपको डायगोनल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है NC2 माइनस n, या फिर जो आपने जनरली याद करा हुआ है n इंटू n माइनस 3/2। ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से निकल कर आया है और इसका लॉजिक भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए NC2 माइनस n क्यों होता है। खुद सोचना बैठ के कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा। NC2 का मीनिंग है कि हम कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, उनसे हम लाइंस बना रहे हैं, और n क्यों माइनस करा है हमने, क्योंकि कोई भी पॉलीगन है। सो पॉलीगन में n इसलिए माइनस करें क्योंकि n जो साइड से बनेगी वो उन साइड्स को हम एक्सक्लूड करें क्योंकि वो डायगोनल में काउंट ना हो। सो हमेशा जो भी फॉर्मूला निकलता है उसका थोड़ा बहुत लॉजिक पता हो तो फॉर्मूला भूलते नहीं हो आप, ये है बस। सो 90 की वैल्यू है n इंटू n माइनस 3/2, या फिर 90 की वैल्यू है n माइनस 3 की वैल्यू है 180। सो अब 180 को ब्रेक करना है दो नंबर्स में जिनका डिफरेंस 3 हो। सो कौन से दो नंबर्स आ रहे हैं दिमाग में, 15 और 12। सो n की वैल्यू 15, n माइनस 3 की वैल्यू 12। सो n इज इक्वल टू 15, यानी कि साइड पॉलीगन में 15 डायगोनल्स होंगे। ओके गाइस, विद दिस हमारा JAT 2015 के सॉल्यूशंस भी कंप्लीट हो गए हैं। सो सारे प्रीवियस ईयर बिल्कुल देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प करेगा मेन एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो आपका बेस बिल्डअप करते हैं, आपको पता होता है कि पेपर कैसा आता है, प्रीवियस ट्रेंड्स क्या रहे हैं। सो प्रीवियस ईयर की पूरी सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा और हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन बिल्कुल विजिट कर लीजिएगा, उस पर काफी सारे फ्री मॉक्स हैं वो अटेंड कर लीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, DU JAT IP MAT। उसके अलावा 100 क्वेश्चन सीरीज है वो बिल्कुल देख लीजिएगा, मस्ट है वो अगर आप DU JAT का एग्जाम दे रहे हैं। उसके अलावा और स्ट्रैटेजीज हैं, एग्जाम एनालिसिस है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है, मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हैं, ट्रिगो के क्वेश्चन है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। सो सारा हमारा चैनल पूरा अच्छे से विजिट कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।